प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेशन एमकॉम ईएफएम फाइनल कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट पेपर संख्या 202 और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर। आज अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेशन सहकारिता के सिद्धांत। जैसा कि आपने पहले मेरे वीडियोस में देखा होगा, अभी तक अपन पढ़ चुके हैं प्रबंध का अर्थ क्या है, प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, सहकारिता का क्या अर्थ है, सहकारिता की परिभाषा क्या है, सहकारिता की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और जो सहकारिता शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये महत्वपूर्ण विषय आप पहले जान चुके हैं। तो आज अपन करेंगे यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है सहकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेशन। सहकारिता के सिद्धांत का गठन किस प्रकार से हुआ, विभिन्न प्रकार के जो सहकारिता के जो प्रणेता रहे, प्रचारक रहे, उन्होंने समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर इन सिद्धांतों का गठन किया है, जिसमें रॉकडेल, रैफिसन और शुल्जे डेलिश का नाम प्रमुख है। सहकारिता उन्हीं के द्वारा जो उन्होंने गठन किया सहकारी समितियों का, उसमें जो अनुभव आए उनके, उसके आधार पर, विचार के आधार पर, और एक आदर्श, यानी आदर्श का अर्थ है कि जो कि समान रूप से सभी सहकारिता से संबंधित जितने भी संगठन है उन पर लागू होता है, उसके हिसाब से इन सिद्धांतों का गठन किया गया है। और ये जो सिद्धांत हैं ये क्या देते हैं, ये सहकारी संस्थाओं के लिए एक व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। प्रोफेसर DC कार्वे जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने सहकारिता सिद्धांत को परिभाषित किया है। उनके अनुसार सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श अथवा उद्देश्यों से अंतर्निहित तथा अनिवार्य उप सिद्धांत एवं उप परिणाम है। यानी सहकारी सिद्धांत एक आदर्श है और सहकारी आंदोलन के फलस्वरूप जिसका उत्पन्न हुआ है, और इसका क्यों उत्पन्न हुआ है, क्यों आए हैं, क्योंकि सहकारी संगठनों में किस प्रकार से संचालन किया जाए उसका लिए एक विधि है, उसको संचालित करने के लिए एक विधि है। अब ये सहकारी सिद्धांतों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जैसा कि अभी अपन ने विचार रखा कि जो परंपरागत जो सहकारिता के प्रणेता थे उनमें रॉकडेल एक स्थान है, जिनके 28 बुनकरों ने 21 दिसंबर 1844 को शोषित होने के कारण और परेशान होने के कारण संगठित होकर एक उपभोक्ता सहकारी संगठन का जो है वो प्रारंभ किया, और इसके अंदर उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया कि वो एक साथ मिलकर 7 सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे। इसमें पहला है प्रजातांत्रिक नियंत्रण, दूसरा खुली सदस्यता,
तीसरा पूंजी पर निश्चित ब्याज, चौथा क्रय पर लाभांश, पांचवा शुद्ध पदार्थों की पूर्ति, छठा शिक्षा व्यवस्था और सातवां धार्मिक तथा राजनीतिक पक्षपात रहित। रॉकडेल के जो बुनकरों द्वारा निर्मित ये सिद्धांत थे, इनको मान्यता मिली और अधिकतर सहकारी संगठनों ने यही सिद्धांत अपनाए। यानी ये सिद्धांत एक सहकारी आंदोलन के नींव के रूप में आगे प्रचलित हुए। नेक्स्ट है रेफिसन के सिद्धांत। 1862 में सहकारी आंदोलनकर्ता रेफिसन, जिन्होंने ग्रामीण कृषि साख समितियों का संचालन किया, उन्होंने भी 7 सिद्धांत बताए, जिनको अपनाने के बाद सहकारी समितियों का संचालन और उनकी कार्यकुशलता में निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाती है। और ये सिद्धांत राज्य की सहायता से आत्मसहायता, सीमित कार्यक्षेत्र, लाभ का अविभाज्य संचय में हस्तांतरण, असीमित दायित्व, अंशों के अभिधान के बिना सदस्यता, सीमित व्यवसायिक सदस्यता, सेवा भाव से कार्य करना आदि हैं। इन रेफिसन सिद्धांत को भी मान्यता मिली और इसके बाद जो है शुल्जे डेलिश के सिद्धांत प्रचलित में आए। ये भी जर्मन के थे और इन्होंने भी 7 सिद्धांतों का गठन किया। ये शहरी साख संस्थाओं के आंदोलन के सूत्रपात थे और ये 7 सिद्धांत भारी सहायता के बिना आत्मसहायता, अधिक विस्तृत क्षेत्र, काम के अनुपात में विभाजन, पूंजी पर ऊंची दर से ब्याज, सीमित दायित्व, व्यापार में विशिष्टता, लाभ के 10% का संचय कोष। हालांकि सिद्धांत भिन्न भिन्न थे, लेकिन रॉकडेल के सिद्धांत का विशेष प्रभाव रहा, जिससे फ्रांस की औद्योगिक सहकारिता, जर्मनी की डेयरी सहकारिता, इजराइल की कृषि सहकारिता व एशिया देशों के बहुउद्देशीय सहकारिता ने इसे अपनाया। भिन्न भिन्न होते हुए सिद्धांत कुछ सिद्धांतों में एकरूपता इनमें है, जैसे खुली सदस्यता का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धार्मिक व राजनीतिक प्रभाव का सिद्धांत, मुक्त तथा शैक्षणिक व नैतिकता वृत्तियों का सिद्धांत को सभी सहकारी समितियों ने मान्यता प्रदान करी। सहकारी सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए, इनका कुशल संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ का गठन 1963 में किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर D.G. कर्वे को बनाया गया। अब इस सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक जो सहकारिता के सिद्धांत हैं, उनको जानना आवश्यक है। पहला है ऐच्छिक एवं खुली सदस्यता। यानी सहकारी जो संगठन का मूल रूप से जो विस्तार हुआ है, उसका कारण ये रही रहा है
कि जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसने पूंजीपतियों के खिलाफ संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ किया। वो इसीलिए संगठित हुए जिससे कि उनमें एकता उत्पन्न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके। तो उनकी जो सदस्यता है उसको ऐच्छिक रखा गया, यानी कोई भी सदस्य जब चाहे जब सदस्यता प्राप्त कर सकता है और उसकी इच्छा है जब चाहे जब वो अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है। ऐच्छिक सिद्धांत का लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है और उनमें पहल शक्ति का विकास करता है। एच कैलवेट ने इस संबंध में कहा है कि इस बात की स्वतंत्रता है कि किसके साथ सहयोग करें, अपने संगठन में सम्मिलित होने के निर्णय को सुधार सकें अथवा सहकारी संगठन का परित्याग कर सकें। सदस्यों में निष्ठा, ईमानदारी तथा निष्काम कर्म की भावना जागृत करती है, जिससे सहकारिता की भावना का विकास होता है। इस भावना के अभाव में सहकारी संगठन अधिक समय तक नहीं चल सकते हैं। यानी निष्काम भाव का होना जरूरी है, निष्ठा का होना जरूरी है, ईमानदारी का होना जरूरी है, एक दूसरे की सहायता करने का भाव जरूरी है। और इस भावना के बिना सहकारी जो संगठन है वो नहीं चल सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक नियंत्रण का सिद्धांत है और जिसके अनुसार लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक कार्यशैली होनी आवश्यक है सहकारिता संगठन के लिए। इसका समर्थन करते हुए पॉल लेम्बर्ट ने लिखा है कि प्रत्येक सदस्य को मताधिकार इसलिए प्राप्त है कि वह एक व्यक्ति है। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को बराबर का अधिकार है और प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार है, चाहे उसके नाम कितने ही अंश हों। दूसरे शब्दों में मत देने का अधिकार अंशों का अनुपात में नहीं होता है। संस्था का प्रत्येक सदस्य अमीर हो या गरीब एक ही मत देने का अधिकारी होता है। यानी मत देने का अधिकार और अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो प्रत्येक सदस्य को मिलता है समान रूप से। ऐसा नहीं कोई अमीर है या किसी का कि अंश अधिक लगे हुए हैं तो उसको मत देने का अधिकार अधिक होगा या उसकी बात अधिक मानी जाएगी। समान रूप से सभी जो सदस्य हैं उसमें समानता का और प्रजातांत्रिक व्यवहार या प्रजातांत्रिक नियंत्रण को उच्च माना गया है। उसी के आधार पर उसकी कार्यशैली जो है सहकारी समितियों की गठित की जाती है। आगे है लाभ का वितरण। सहकारिता का सिद्धांत सेवा के उद्देश्य को सामने रखकर कार्य करता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। जैसा कि विदित है कि पूंजीपति लाभ को हड़प जाते थे और समाजवाद संगठन यानी समाजवाद संगठन तो जो था उसमें राज्य को सारा लाभ चला जाता था और इसी के कारण जो है सहकारी संगठन का उदय हुआ और अब इसके आधार पर कार्यकुशलता के कारण लाभ समिति के सदस्यों को उनके लेन देन के अनुपात में लाभ मिलने लगा। और यह सिद्धांत जो है इसी तर्क पर आधारित है। इसका समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ है उसने इसकी व्याख्या करी है सिद्धांत की कि सहकारी समितियों के कार्यकलाप से उत्पन्न अतिरेक या बचत का श्रेय उस समिति के सदस्यों को होना चाहिए एवं इसका वितरण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि किसी भी सदस्य का अहित ना हो।
वास्तविकता तो यह है कि अधिक को वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि किसी सदस्य को अन्य सदस्य की कीमत पर फायदा ना पहुंचे। यानी लाभ का जो वितरण है वो समान रूप से करना चाहिए और थोड़ा लाभ जो है भविष्य की अनिश्चितता के लिए भी रखना चाहिए। यही सहकारिता का जो है भाव है। नेक्स्ट है पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत। सहकारी आयोग का विचार है कि यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी दर सीमित होनी चाहिए। जैसा कि विदित है कि पूंजीपतियों के शोषण के कारण ही सहकारी समितियों का उदय हुआ, तो पूंजी को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। यानी पूंजी को सेवक के रूप में मानना चाहिए, ना कि स्वामी के रूप में, वरना उसी प्रकार से इसमें भी सहकारिता का जो भाव है वो खत्म करके हो जाएगा और पूंजीपति भाव आ जाएगा। लेकिन वाइडॉन ने इस सिद्धांत की आलोचना की है और कहा है कि हम केवल सदस्यों की पूंजी पर तो ब्याज को सीमित कर सकते हैं, लेकिन गैर सदस्य ऋणदाताओं जैसे बैंक आदि को बाजार की दर पर ही ब्याज देते हैं। सहकारी समितियों के लिए ऋण अनिवार्य है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। फिर भी हम सदस्यों तथा गैर सदस्यों में अंतर क्यों करें? अतः सहकारी समितियों को यथार्थ ब्याज दर अपनानी चाहिए। अर्थात इसका यह अर्थ है कि हम एक तरफ तो जो बैंक है कि अन्य ऋणदाता उनसे जो ऋण लेते हैं उस पर तो ब्याज देते हैं और जो सदस्य हैं उनको ब्याज कम उपलब्ध कराते हैं या ना के बराबर देते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? और इसके कारण जो है वो कई सहकारी जो समितियां हैं वो बंद होने की कगार पर है। तो इन्होंने यथार्थ का परिचय कराया है और परिस्थिति के अनुसार इस सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भाव यही है कि उसके सदस्यों को पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम मिले। नेक्स्ट है सहकारिता के मध्य सहयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1966 में आईसी कमीशन ने किया। सहकारिता के विकास के लिए सहकारी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। इस सिद्धांत का आशय यह है कि समस्त सहकारी संगठनों को स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव तरीके से सक्रिय सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वे अपने सदस्यों व पूरे समाज के हित में कार्य कर सकेंगे। इसको व्याख्या करते हुए इसमें यही कहा गया है कि जितने भी सहकारी समिति है, चाहे वो देश की हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यानी उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। सहयोग की भावना होगी तभी उसके सदस्यों को उसका पूरा लाभ मिलेगा और पूरे समाज का एक उत्थान होगा। ये भाव इसके अंदर है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी गांव के अंदर 3-4 सहकारिया समिति है और वो एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया तो सभी समितियों के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। तो आपसी सहयोग की भावना का यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा। इस संबंध में आईसी आयोग ने कहा है कि समस्त सहकारी समितियों को अपने सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की शिक्षा का तथा सामान्य जनता को सहकारिता के सिद्धांत और तकनीक, आर्थिक एवं प्रजातांत्रिक दोनों सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी सहकारिता के अंदर जितने सदस्य काम करते हैं
वो शिक्षित होने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो, या उनमें उनको शिक्षित करना चाहिए भी दायित्व है। इसीलिए रॉकडेल के बुनकरों ने लाभ का 2.5% शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान रखा था। और इसी का समर्थन करते हुए मेडिसन ने लिखा है कि लोगों को अब पहले शिक्षित किए बिना उनके संचालन की जिम्मेदारी सौंप देना एक खेदजनक अंत की शुरुआत होगी। यानी आवश्यकता है कि सहकारी संगठन के अंदर भी लोग शिक्षित हों, तभी सहकारी संगठन का जो अस्तित्व है बना रहेगा और वो समाज में प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे और जो उनका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती रहेगी। अगला है पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता। जैसा सहकारिता का एक उद्देश्य है प्रत्येक सबके लिए, वह सब प्रत्येक के लिए, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें कार्य करने वाला सबके लिए है और जो एक व्यक्ति है वो भी सबके लिए है। यानी एक दूसरे की सहायता का भाव बनाकर आत्म सहायता करना इसका जो है सिद्धांत है। क्योंकि निर्धन व्यक्तियों का समूह है जिनके व्यक्तिगत हित और सुरक्षा के जो हित हैं वो संगठित होकर वो उसको पूरा करते हैं और जो है वो प्रगति करते हैं। नेक्स्ट है नगद व्यापार। वित्तीय साधनों के अभाव में समितियों के अस्तित्व पर खतरा। यानी उनको जो व्यापार करना चाहिए वो नगद के रूप में करना चाहिए, उधार के रूप में नहीं करना चाहिए। चाहे वो सदस्य हो उन्हें कैश के रूप में ही तुरंत जो है वस्तु उपलब्ध कराएं, उधार न रखें। क्योंकि इससे अगर उधार रखेंगे तो डूबत ऋणों में वृद्धि होगी और जो सहकारिता का भाव है वो भी खत्म होगा और धीरे धीरे सहकारी जो समिति है बंद होनी प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत। इसका भाव यह है कि न्यूनतम साधनों से लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी इस प्रकार से उसके जो सदस्य काम करे मितव्ययता पूर्वक, कम खर्चा करके और अपनी कार्यकुशलता के आधार पर कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन वो कर सकें। नेक्स्ट है सेवा का भाव। जैसा कि पहले भी बताया गया कि सहकारी जो आंदोलन है उसका मूल कारण उदय होना यही है कि सेवा का भाव, और यही सहकारी आंदोलन का मूल मंत्र है कि सेवा करने का भाव होना चाहिए, लाभ कमाने का नहीं, सेवा करने का भाव। और सेवा करने के भाव के कारण ही एक दूसरे की मदद होती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना बढ़ती है, मानवता का विकास होता है। तो यह सहकारिता का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है एकता बंधुत्व का सिद्धांत। यानी मित्रता का भाव होना चाहिए। इसीलिए जापानी विद्वान ने लिखा है कि बंधुत्व के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। यानी एक दूसरे के लिए काम करना और एक दूसरे के लिए काम करके अपने को आर्थिक रूप से मदद करना, आर्थिक रूप से जो है वो अपने को आत्मनिर्भर बनाना, एक होकर आत्मनिर्भर बनाना, ये सहकारिता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है न्याय व समानता का सिद्धांत। इसमें यह बताया गया कि भेदभाव रहित संगठन होना चाहिए। यानी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई जाति के आधार पर या अमीरी गरीबी के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए और न्यायोचित होना चाहिए। सभी को समान रूप से देना चाहिए, देखना चाहिए, सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रचार का सिद्धांत। संस्था के प्रत्येक कार्यों का प्रचार, जितने भी मेंबर, जितने भी सदस्य हैं उस समिति में प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक गतिविधि का पता होना चाहिए, उन्हें सूचित करना चाहिए प्रचार के आधार पर कि क्या संस्था में गतिविधि चल रही है और उसकी उसमें क्या भूमिका होगी।
इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अवैतनिक सेवा का सिद्धांत। संचालक बिना वेतन सेवा भाव से कार्य करे, यानी जो संचालक है उसको बिना वेतन के उसके अंदर कार्य करना उसको चाहिए, क्योंकि इसमें सेवा भाव है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि वर्तमान समय में धीरे धीरे इस सिद्धांत का जो है ये खत्म होते चले जा रहा है और सेवा की भावना जो है वो खत्म होती चली जा रही है। अगला है राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत, यानी किसी भी सदस्य को राजनीतिक आधार पर व धार्मिक आधार पर अगर वो उसमें सक्रिय है उसका योगदान, तो उसके आधार पर यह नहीं हो सकता है कि उसको सदस्यता जो है नहीं दी जाए। प्रत्येक सदस्य को किसी भी आधार पर जो है वो वंचित नहीं रखा जा सकता है, ये इसके अंदर भाव है। अगला है संघात्मक संगठन, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जैसा पूर्व में बताया गया है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है सहकारिता। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता समिति है, जिला स्तर पर सहकारी समिति है और ग्रामीण स्तर पर सहकारी समिति है, और ये एक दूसरे के सहयोग करती, एक दूसरे की मदद करती है। तो इसका जो पूरा आधार है वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट, ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत। सहकारिता के प्रत्येक सदस्य को ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, किसी भी प्रकार का झूठ या फरेब उनके अंदर नहीं होना चाहिए। यह इसका मूल इसके अंदर सिद्धांत है। नेक्स्ट है सामाजिक स्वामित्व का सिद्धांत। जो सहकारी संगठन होते हैं वो न सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए होते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव है और सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराने की उनकी एक योजना होती है। तो उनका जो स्वामित्व है वो सामाजिक है, ना कि व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का सिद्धांत। सहकारिता के जो कर्मचारी हैं या उसके सदस्य हैं उनका अगर प्रशिक्षण किया जाएगा उनको, तो वो उसमें अधिक कार्यकुशलता से, अधिक एफिशिएंसी से, अधिक दक्षता से वो काम करेंगे, जिसका कि पूरा लाभ उस संगठन को मिलेगा, उसके सदस्य को मिलेगा, उसके समाज को मिलेगा और देश को मिलेगा। नेक्स्ट है राज्य संरक्षण का सिद्धांत। वैसे तो राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सहकारिता समितियों में, लेकिन राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो समय समय पर सहकारी जो समितियां हैं उनका ध्यान रखे, उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाए आवश्यकता अनुरूप, क्योंकि सहकारी जो समितियां होती हैं वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और पूरे समाज के लिए है। इसलिए राज्य को संरक्षण प्रदान उनको करना चाहिए। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जितने प्रकार के सिद्धांतों का अपन ने अध्ययन किया है वो सभी सहकारी समितियों में कुछ सिद्धांत हैं जिनको शामिल किया जाता है, चीज चाहे वो किसी भी उद्योग से संबंधित हो, जैसे जनतांत्रिक नियंत्रण, जैसे पूंजी पर सीमित ब्याज, जैसे आप सहायता, जैसे लाभ का वितरण, जैसे शिक्षा प्रसार आदि। ये सभी समितियों पर समान रूप से सिद्धांत लागू होते हैं। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और महत्वपूर्ण जानकारी सहकारिता के संबंध में ली, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।